Hello children, today I'm going to discuss about the next part of the interference. हमने लास्ट में डिस्कस किया था interference क्या है and what is the conditions what is the conditions for the interference और हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिटेल में हमने डिराइव किया और वहाँ पे हमने कंडीशंस डिस्कस किए कि व्हेन वेव इज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वेव इज अ डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है। अब हम इसके आगे कहानी डिस्कस करते हैं, अगली स्टोरी डिस्कस करते हैं। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस। तो बच्चों ये जानो कि इंटरफेरेंस के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस होने के कोई चांसेस नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहला कंडीशंस आपके सामने है कि द टू वेव सोर्स शुड बी कंटिन्यूअस इमिट द वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। इसका मतलब जो आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सोर्स लिए थे S1 और S2, दोनों की फ्रीक्वेंसी ν1 इज इक्वल टू ν2 होनी चाहिए और उनके वेवलेंथ λ1 इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, λ2 होने चाहिए, तब ये इंटरफेरेंस जनरेट करेंगे। दूसरी चीज टू ध्यान सुनिएगा, द टू सोर्स ऑफ द लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोहेरेंट मतलब ये होता है कि इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, और हो भी तो कांस्टेंट हो। दैट सोर्स इज कॉल्ड द कोहेरेंट। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब दोनों सोर्स किसी एक सोर्स से बने। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, दे मस्ट वाइब्रेट इधर इन द सेम फेज और विद अ कांस्टेंट फेज ऑफ डिफरेंट बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, या तो दोनों सेम फेज में हो, φ1 इज इक्वल टू φ2, और अगर डिफरेंट फेज में होंगे तो वो फेज कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, डेल्टा फाई इज योर कांस्टेंट। क्लियर है। तो इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो पहला कंडीशन सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। दूसरा कंडीशन लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब किसी एक सोर्स से ही हो, जिससे कि दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस हो या फेजेस हो क्या हो, कांस्टेंट होने चाहिए। क्लियर है। एंड फॉर थर्ड केस ध्यान सुनिएगा, for the better construct between the maxima and minima of the intensity, the amplitude of the interfering wave should be equal। इसका मतलब क्या है, आप बताया था मैंने कि इंटेंसिटी मैक्सिमा होती है कब, जब I मैक्सिमा, जब आपका फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई होता है। तो उस केस में इंटेंसिटी आपका आया था क्या, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यह था। और एम्पलीट्यूड क्या था, R इज इक्वल टू A1 प्लस A2, याद है। और मिनिमा के लिए क्या था, I मिनिमा यहां पे हो गया था माइनस √I1 माइनस √I2, यस या नो। और इंटेंस एम्पलीट्यूड क्या था, R इज इक्वल टू A1 माइनस A2। क्लियर है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर दोनों एम्पलीट्यूड A1 इज इक्वल टू A2 होगा, तो लाइट 100% मैक्सिमम देगा, यानी कि ब्राइट वहां पे फ्रिंजेस बनेंगे। और अगर A1 इक्वल टू A2 होगा, तो जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब है वहां कंप्लीटली क्या आएगा, डार्क आएगा। क्लियर है। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं दोनों वेव के, तो इंटरफेरेंस आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ डार्क फ्रिंज बन रहा है, यहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये तीसरा नेक्स्ट कंडीशन है आपका कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस। पहला हो गया दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए। दूसरा केस है कि फेज डिफरेंस या तो हो ही ना, ठीक है, और अगर हो तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। क्लियर है। और तीसरा कंडीशन है कि दोनों वेव जो चल रहे हैं उनके जो एम्पलीट्यूड है A1 और A2, दे मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल होनी चाहिए। चौथा कंडीशन आते हैं हम लोग, फोर्थ कंडीशन, ध्यान सुनिएगा, द टू सोर्स शुड बी नैरो, अदरवाइज इंटरफेरेंस विल अकर्स between wave of a different part of the same sources and construct will be poor। इसका मतलब क्या है, अगर S1 और S2 के बीच, अब देखो ध्यान से, जो आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज किया था, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसमें आपने क्या किया था, अगर ध्यान से देखिए तो उसमें क्या था कि जो दो सोर्स हमने लिए थे S1 और S2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, स्मॉल d था। ये कह रहा है कि इनके बीच के जो S1 और S2 है बहुत नैरो होने चाहिए, मतलब लेसर होना चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हो कि D नियर अबाउट अगर 0 के करीब हो तो क्या होगा, एग्जैक्ट
एप्रोप्रिएट और करेक्ट आपका इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। और अगर इनके बीच का आपने डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो क्या दिखेगा आपको, पुअर पैटर्न दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो आई थिंक चौथा केस भी क्लियर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ केस पे। द इंटरफेरिंग वेव, ध्यान सुनिएगा, द इंटरफेरिंग वेव मस्ट ट्रेवल्स नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब जो दोनों वेव आपने लिए थे कंस्ट्रक्टिव, आप याद करिए, जब आपने दोनों वेव लिए थे दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये सोर्स S1 था, ये सोर्स S2 था, दोनों को एक ही डायरेक्शन आपने क्या किया, प्रोपोगेट किया था, याद है? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, S1 भी इसी डायरेक्शन में और S2 भी इसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन S1 डायरेक्शन S2 विल बी सेम। क्लियर है? तभी इंटरफेरेंस होगा। इसके अलावा और केसेस क्या क्या है, आइए देखते हैं। कंडीशंस, टोटल 8 कंडीशंस हैं, ध्यान रखिएगा। 6 कंडीशन क्या है, द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है एक ही कलर का होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपको अलग अलग फ्रिंजेस दिखेंगे, और अदरवाइज द फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर विल बी ओवरलैप जस्ट अ फ्यू ऑब्जर्विंग फ्रिंजेस। मतलब बहुत सारे कलर्स का अगर आपने यूज कर लिया तो एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू कर देंगे, अब क्लियरली विजिबल नहीं होगा। इसलिए लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर का लाइट आपको यूज करना है इंटरफेरेंस को देखने के लिए, ठीक है। एंड सेवंथ वन, द इंटरफेरिंग वेव शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। मतलब जो इंटरफेरिंग वेव है, अगर सपोज करो लाइट को आपने इंक्लाइंड किया है सोर्स को, तो दोनों सोर्स इंक्लाइंड होंगे 35 डिग्री 35 डिग्री, या दोनों स्ट्रेट है, दोनों ही स्ट्रेट रहेंगे। मतलब दोनों के बीच जो पोल बने ना, पोलराइजेशन हो, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए या सेम होना चाहिए। क्लियर है? एंड लास्ट, टू वेव्स टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्स शुड बी द स्मॉल। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कम होना चाहिए एज कंपेरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, इसका सेंस क्या है? सेंस ये कहता है कि जो स्मॉल डी है वो काफी लेस देन कैपिटल डी होना चाहिए, यानी कि कैपिटल डी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए स्मॉल डी से। तो सोर्स के बीच का डिस्टेंस कम हो, तो सोर्स है आपके S1 और S2, ठीक है, इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो कि सिंगल सोर्स से बन रहे हैं, और जो इनके बीच स्क्रीन है वो दूर होना चाहिए कैपिटल डी, तब जाकर के इंटरफेरेंस क्लियरली विजिबल होगा। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर है? अब आइए हम अगले पॉइंट पाते हैं, नेक्स्ट पार्ट, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द इंटरफेरेंस। क्लियर है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई मैक्सिमा क्या होता है, आई मैक्सिमा इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, या आप ऐसा लिखते हो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और आई मिनिमा कब होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? फॉर इंटरफेरेंस A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो उस केस में क्या होगा, देन आई मैक्सिमा कितना आएगा, A प्लस A होल स्क्वायर, दैट इज योर 2A होल स्क्वायर, यू कैन से 4A स्क्वायर आपका आ गया। क्लियर है? और इंटेंसिटी मिनिमा कितनी होगी, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, दैट इज योर 0। इसका मतलब जहां पे आपका मैक्सिमा है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है 4A स्क्वायर, हर जगह कांस्टेंट हो रहा है, और जहां मिनिमम है वहां मिनिमम इंटेंसिटी बन रही है। तो उस केस में जो हमारा वेव पैटर्न बनेगा वो ऐसा बनेगा, सपोज दैट ये आपका इंटेंसिटी है, क्लियर है, और ये आपका एम्पलीट्यूड का लो या फेज डिफरेंस का लो, तो मैक्सिमा यहां पे होगा पहले केस में। और आपको पता है मैक्सिमा कैसे होता है, पहला मिनिमा कहां मिलता है, पाथ डिफरेंस बताया था आपको मैंने, पाथ डिफरेंस होता है n माइनस 1/2 लैम्डा, याद होगा। तो पहले केस में n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, लैम्डा बाई 2, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब पहले लैम्डा बाई 2 पे मैक्सिमा, और दूसरे माइनस लैम्डा बाई 2 सॉरी मिनिमा, और दूसरे माइनस लैम्डा बाई 2 मिनिमा, और यहाँ पे मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलेंगे हम लोग,
लेकिन सारी मैक्सिमम इंटेंसिटी एक जैसी है, क्योंकि आपने आई मैक्सिमा क्या लिखा है 4a²। तो ये अगला दूसरा मैक्सिमा यहाँ मिलेगा लैम्डा पे। बताया था कि जो मैक्सिमम होता है वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा से मिलते हैं। मिनिमम कहाँ मिलता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ये मिलता है। क्लियर है? तो इंटेंसिटी जब मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमा ही रहेगा, मिनिमा होगा तो मिनिमा ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा इसका एम्पलीट्यूड बनता शुरू हो जाएगा। और हर का डिस्टेंस कैसा होगा ध्यान रखिएगा। पहला λ/2, दूसरा 3 λ/2 मिनिमा, चौथा तीसरा 5 λ/2 ऐसे चलेगा। यहाँ पे -3 λ/2, -5 λ/2, 5 λ/2। क्लियर है? तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी बनना शुरू होगा। जहां मैक्सिमा होगा वहां 100% मैक्सिमा, जहां मिनिमा होगा वहां क्या होगा 0 होगा। यही वजह हम एम्पलीट्यूड का लगभग इक्वल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है, दिस इज योर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो जहां ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं वहां देखो मैक्सिमा है, और जहां डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं वहां क्या है मिनिमा है। और मैक्सिमा मिनिमा के बीच का पाथ डिफरेंसेस को मैंने बता दिया। ये तो आपका फ्रिंज विड्थ है, डेल्टा। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? इन दोनों के बीच का, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का गैप ही क्या है फ्रिंज विड्थ यानी बीटा है आपका। क्लियर है? ये आप निकाल सकते हो। तो दीज आर द कंडीशंस, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। तो इस तरह से मिनिमा बनता है, और लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा पे क्या बनता है मिनिमा बनता है। क्लियर है? तो दीज आर द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस एज वेल एज इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ग्राफ फॉर द इंटरफेरेंस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में एनर्जी क्या होती है? देखो, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, वी हैव ऑलरेडी नो दैट। तो एनर्जी देखो, किसी फिजिक्स पढ़ो, साइंस में कहीं भी पढ़ोगे तो 3 लॉ गवर्न करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मास कंजर्वेशन। तो चूंकि जो वेव चल रहे हैं वो एनर्जी है, एनर्जी इज मूविंग, तो इसका मतलब हमारी जो नेट एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमेशा कंजर्व होती है। ठीक है? तो ये भी क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी। कैसे देख सकते हैं? कंजर्वेशन एनर्जी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न वी नो दैट द मैक्सिमा इज a1 plus a2 होल स्क्वायर एंड मिनिमा इज a1 minus a2 होल स्क्वायर। सबको मालूम है। एवरेज क्या होगा? आई एवरेज इज इक्वल टू, तो क्या करोगे a1 plus a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 minus a2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जो कि क्या है? इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड है। इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी क्या है? कंजर्व है। ठीक है? इनिशियल और फाइनल दोनों एवरेज एनर्जी क्या हो रही है? कंजर्व आ रही है। तो इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज, देन इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट वुड बी द सेम। और कितना हो रहा है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो इंटरफेरेंस है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रही है। एवरेज एनर्जी क्या है? अभी भी सेम है, I1 प्लस I2। तो दीज आर द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया, और एक छोटा सा और टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है? दोनों इंटेंसिटी कंपैरिजन कैसे करते हैं, ध्यान देखिएगा कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब पता है कि A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव और A2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव। तो A1 बाई A2 को लिखते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड रेशियो कहते हैं R। क्लियर है? इंटेंसिटी मैक्सिमा डिवाइड बाई इंटेंसिटी मिनिमा इज इक्वल टू होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यस या नो? पहले वाले में से A2 कॉमन लो तो क्या बचेगा? A1 बाई A2 बचा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां भी A2 कॉमन लोगे तो A1 माइनस A2 माइनस 1 डिवाइड बाई A2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसी को हमने R कहा है, A2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या? R प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज योर इंटेंसिटी रेशियो मैक्सिमा अपॉन मिनिमा। क्लियर है? बस ये छोटी सी कहानी है जो आपको न्यूमेरिकल इस पे हम कई बार देखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं जो हमने लिखा है। लेट A1 एंड A2 be the amplitude and I1 I2 be the intensity of the light wave from two different sources, then I1 upon I2 is equal to A1 by A2 whole square। मैक्सिमा केस में A1 plus A2, मिनिमा केस में A1 minus A2। तो उस केस में I maxima upon I minima is equal to this, you can write in this way, and where R plus 1 upon R minus 1 whole square, where R is called the amplitude ratio। जहां R क्या है? A1 by A2, R you can say root I1 plus I1 upon I2। क्लियर है?
These are the interference ratio. Clear है? So thank you everyone. Thank you so much. These are the very important. What is the condition for the interference? What is the intensity amplitude graph? Clear है? So these are the very important. Kindly revise these things. Okay. And if you have any doubt, you can contact with my WhatsApp number. Definitely I will reply. Thank you everyone. Thank you so much.